हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल प्रबोध क्लासेस पे। दोस्तों सभी अच्छे होंगे ऐसी ईश्वर से मैं कामना करता हूँ। जंतुओं में लैंगिक जनन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं और स्टार्ट करने वाले हैं कि लैंगिक जनन किस प्रकार से जंतुओं में होता है, जंतुओं में कौन से हार्मोन इसकी भूमिका निभाते हैं, नर जनन तंत्र क्या होता है, मादा जनन अंग क्या होते हैं। उसके अलावा हम लोग यहाँ पे जो जनन से संबंधित जो बीमारियां हैं उनके बारे में भी आज की कक्षा में अध्ययन करेंगे। दोस्तों ये कक्षा आप लोगों के लिए बहुत लाभदायक होने वाली है। अगर आप लोग रीट की तैयारी कर रहे हो या किसी भी स्टेट की टेट की तैयारी कर रहे हो, अगर आप लोग पशु परिचर या फिर अन्य कोई भर्ती की तैयारी कर रहे हो, तो ये जो वीडियो है, ये जो क्लास है, ये आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होंगी। बेझिझक जाके आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रेगुलर हमारी जो क्लास है वो ठीक 6 बजे आपको यहाँ पे अपलोड मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की कक्षा को। सबसे पहले बात करने वाले हैं जंतुओं में लैंगिक जनन। क्या बोल रहा है कि निम्नतर जंतु, एक मिनट पेन ले लेते हैं सबसे पहले, फिर अध्ययन करते हैं। और ये जो नोट्स है ये आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, आप लोग बेझिझक जाके वहां से डाउनलोड कर सकते हो, पीडीएफ भी आपको वहां पे मिल जाएगी। निम्नतर जंतु, जैसे निम्नतर मतलब कि जो लोअर कैटेगरी के लोअर जो जंतु आते हैं, निम्न जंतु आते हैं, वो जैसे कि स्पंज हो गया, हाइड्रा हो गया, ये अलैंगिक विधियों से जनन करते हैं। हालांकि ये चीज हम लोगों ने पढ़ी है। हालांकि वे लैंगिक जनन भी कर सकते हैं। सभी जंतुओं में मादा अंड तथा नर अंडाणु का नर शुक्राणु का संलयन होता है। भाई सभी जितने भी जंतु है उनमें क्या होता है, हम लोगों ने प्लांट की बात की, वहां भी हम लोगों ने जाइगोट बनाया, वहां भी हम लोगों ने युग्मनज बनाया। और जहां जंतुओं की बात करेंगे तो जंतुओं में भी हम लोग नर यानी कि नर का शुक्राणु जो युग्मक है, नर का जो नर युग्मक है उसको शुक्राणु बोलते हैं। और मादा का जो युग्मक होता है, मादा युग्मक, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, अंडाणु बोलते हैं। और दोनों के ही संलयन से एक कोशिका बनती है, 2n जो होती है, जो कि द्विगुणित होती है, यानी दोनों मिलके द्विगुणित कोशिका का निर्माण करते हैं, उसको हम लोग युग्मनज करते हैं, युग्मनज कहते हैं। ठीक है, जो कि भ्रूण के रूप में एक पूर्ण विकसित संतति बन जाती है। भाई आगे जाके जब जाइगोट विभाजन होता है, जाइगोट में उसमें कई प्रकार की जो क्रियाएं होती है, उसके दौरान जब अलग अलग रूपों में वो विभाजित होता है, 16 सेल में, 32 सेल में, फिर उसके बाद 64 सेल में, इस प्रकार से वो विभाजित होता है। मोरूला अवस्था, उसके बाद में ब्लास्टुला, फिर गेस्टुला, है ना, ये अवस्था होते होते भ्रूण के रूप में वो विकसित होता है। अंडे के भीतर विकास आंशिक या पूर्ण हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि कई जीवों में अंडे के भीतर भी, जैसे आप लोगों ने मुर्गी के अंदर देखा होगा, तो जो जनन हो जाता है, जनन होने के बाद वो अंडा जो है वो शरीर के अंदर, और शरीर में जैसे ही अंडा परिपक्व होता है बाहर आ जाता है, और अंडे में से जो भ्रूण है उसको हीट देती हुई लगातार जो मुर्गी, उसके बाद हीट जो देती है मुर्गी, उसके बाद में आपको पता है कि एक चूजा बाहर आ जाता है। तो इस प्रकार की क्रियाएं होती हैं। ऐसे जंतु जो अंडे देते हैं, जैसे मछली हो गई, मेंढक हो गया, सरीसृप हो गया, सांप, छिपकली, पक्षी जो है, वो जो अंडे देते हैं उनको ओविपेरस कहते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। और जो स्तनधारी होते हैं, जैसे बिल्ली, कुत्ता, गाय, मनुष्य में जो माँ के गर्भ में विकास होता है बच्चे का, उसको जो है जरायुज या फिर विविपेरुस कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ तो सामान्य चीज़ थी, वो तो आपको पता होनी चाहिए। इसके साथ ही यहाँ पे ध्यान रखना, जो फीताकृमि होते हैं, ठीक है, और केचुए में जो है नर और मादा दोनों जनन अंग एक ही जीव में होते हैं, उन्हें उभयलिंगी कहते हैं। यानी कि एक ही जीव में, हम लोगों ने उभयलिंगी प्लांट भी देखे थे, यहाँ पे उभयलिंगी हम लोग जंतु भी देखते हैं, जैसे केचुआ हो गया, फीताकृमि हो गया, इनमें दोनों ही जनन अंग जो है एक ही जीव में हो सकते हैं। इसे उभयलिंगी कहते हैं या हर्मोफोडाइट कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद बात करें बाकी दूसरे जंतुओं में जो है लिंग अलग अलग जीव में होते हैं। तो नर में नर जनन अंग होता है, जैसे वर्षण हो गया, और मादा में जैसे अंडाशय। ठीक है, मानव भी जंतु जगत में आते हैं, स्तनधारी होने के कारण ये जरायुज या विविपेरस है। आपको पता है मानव क्या है, स्तनधारी है, और स्तनधारी होने के कारण इन्हें क्या कहेंगे, विविपेरस कहेंगे। और आपको पता ही है कि ये क्या करते हैं, बच्चे का ही जन्म देते हैं, न कि किसी अंडे का जन्म देते हैं। अच्छा, ये भी आपको एक प्रश्न पूछा जाता है कि ऐसे मैमल्स बताइए जो कि अंडे देते हो, है ना, तो अंडे देने वाले जो मैमल्स है उसको क्या कहते हैं, ये आप लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे। ठीक है, मनुष्य में जनन, मनुष्य में
जो शेषवावस्था एवं लैंगिक परिपक्वता के बीच की अवधि में बाल्यावस्था और युवावस्था आती है। भाई मनुष्य में जो शेषवावस्था से लैंगिक परिपक्वता के बीच की अवधि जो है उसमें बाल्यावस्था और युवावस्था आती है। सबसे पहले एक बालक होता है, बालक फिर धीरे धीरे करके बाल्यावस्था में, शिशु होता है वो बाल्यावस्था में आता है, फिर वो किशोरावस्था में आता है, फिर युवावस्था में आता है, फिर उसके बाद प्रौढ़ावस्था में आता है और फिर उनका जो है देहांत हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। तो मनुष्य में यौनारंभ का क्या है, जब कोई जीवन की यौवन यानी लैंगिक परिपक्वता अवस्था में आता है तब शरीर में अनेक प्राकृतिक परिवर्तन होते हैं। ये परिवर्तन लगभग 10 से 11 वर्ष की आयु में आरंभ होते हैं। 18 से 19 वर्ष के होते रहते जीवन की ये अवस्था कौन सी अवस्था कहलाती है, किशोरावस्था कहलाती है। और मनुष्य में परिवर्तन का वह काल जो उन्हें प्रजनन यानी संतान उत्पत्ति के योग्य बनाता है उन्हें यौनारंभ या फिर क्या कहते हैं, यौनारंभ आयु कहते हैं। केवल मानव ही नहीं अपितु कोई भी जंतु पैदा होने के तुरंत बाद जनन करने में समर्थ नहीं होता है, यानी उसको एक परिपक्वता की आवश्यकता होती है। अगर उसको जनन करना है तो एक परिपक्व एज जो है वो उसको आवश्यक होगी। ठीक है, तो ये तो सब थ्योरी आप लोग पढ़ ही लोगे, लेकिन कुछ परिवर्तन है जिसके बारे में आपको बताना आवश्यक है। देखो ये चीज़ें हालांकि बहुत सरल है लेकिन इसके आगे आने वाली चीज़ें आपको थोड़ी सी डिफिकल्ट लगेगी। मैं आपको इसलिए ये चीज़ बता रहा हूँ ताकि आप मेरे साथ इस चीज़ में जुड़े रहो और थोड़ा सब्जेक्ट आपको आसान लगे, है ना। तो ऐसी कोई शिकायत नहीं आए कि सर ये चीज़ हमको पता नहीं थी। तो शारीरिक परिवर्तन में सबसे पहला परिवर्तन आता है कदमेवर्ती। अब कदमेवर्ती मतलब कि हड्डियां लंबी हो सकती है, पेशियों का विकास होता है और ऊंचाई भी बढ़ जाती है। जब शारीरिक परिवर्तन में क्या क्या हो सकता है, कद में वृद्धि हो सकती है, शरीर के आकार में परिवर्तन हो सकती है, लड़कों की छाती व कंधों का चौड़ा होना, लड़कियों में कमर के नीचे जो कुल्ले के आसपास की जो वसा है उसका जमाव होना वहाँ पे। ठीक है, आवाज में परिवर्तन, ये सब चीज ने आप लोगों ने सुनी होगी, लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज मैंने लिखी है। लड़कों में जो ध्वनि बॉक्स है लैरिक्स जो है वो बड़ा हो जाता है और इसे एडम्स एप्पल के रूप में जाना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार ये पूछा गया है। ठीक है, जननांगों का विकास जो है यौनावस्था में नर व मादा दोनों में ही जननांग जो है वो परिपक्व हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का आना, बगल व जांग जैसे क्षेत्र में क्या आ जाते हैं, बाल आ जाते हैं। ठीक है, लड़कियों के स्तनों का विकास हो जाता है और लड़कों में जो है चेहरे पर जो है दाढ़ी मूंछ आ जाती है। ठीक है, उसके बाद कुछ और जो शारीरिक परिवर्तन है, क्रियात्मक परिवर्तन है वो होती है। इसमें संवेद व तेल ग्रंथि की बढ़ती क्रियाशीलता, भूख का बढ़ना, शरीर की वृद्धि होने के कारण अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, रक्त में हार्मोन के स्तर में बढ़ोतरी, रक्त में ग्रोथ हार्मोन और यौन हार्मोन के स्तर का बढ़ जाना, और फिर एक जो लड़कियों में सामान्य क्रिया होती है वो है रजोचक्र, प्रथम रज प्रवाह और ऋतु स्त्राव को मेनार्क कहते हैं। ठीक है, ये तो, और या फिर रजो आरंभ भी कहते हैं इसको, है ना, मेस्ट्रुएशन भी कहते हैं। तो 45 से 50 वर्ष की आयु के बीच जो है रजो चक्र रुक जाता है और इसे क्या कहते हैं, रजो निवर्ती कहते हैं। ये सीधी सीधी लाइन किस में लिखी हुई है, आपकी एनसीईआरटी में लिखी हुई है। तो ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है। ये देखो, ये ऐसा का ऐसा डायग्राम आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो एनसीईआरटी में से मैंने लिया है। तो इस प्रकार का जो डायग्राम है वो भी आपको ध्यान रखना है। इसमें अलग अलग दिनों का जो है वो ग्राफ यहाँ पे दे रखा है, आपको दिख रहा होगा। फर्स्ट दिन में जो आपको अवस्था स्पष्ट दिख रही है, इसमें गर्भाशय के स्तर को जो है विखंडित हो जाता है। फिर उसके बाद चौथे दिन में जो है गर्भाशय के स्तर का जो है निर्माण होता है। यहाँ पे लगभग 14 दिन में जो अंडे का है वो परिपक्वन हो जाता है, ये अवस्था तीसरी है। उसके बाद जो गर्भाशय के स्तर को स्थिर रखने के लिए अवस्था 4 आती है, और लगभग 28 दिन में जो है वो, अगर यहाँ पे निषेचन नहीं होता है, जो अंडा है वो वापस से जो है वो फूट जाता है, मतलब ऐसा कहें कि हम लोग की शरीर से बाहर निकल जाता है। किसके द्वारा, आपके रज चक्र के द्वारा निकल जाता है। ठीक है, तो ये 4 अवस्थाएं आपको ध्यान रखनी है, लेकिन कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है जो कि कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। सबसे पहले युग्मक जनन, जो कि युग्मकों की रचना है, निर्माण है, उसको हम लोग कहते हैं। उसके बाद वीर्य सेचन, नर द्वारा शुक्राणु को मादा के जनन मार्ग में स्थानांतरित करना, क्या कहलाता है, वीर्य सेचन कहलाता है। फिर आता है निषेचन, इसके बारे में तो आपको पता होगा, युग्मक आपस में संलयन
होते हैं तो उन्हें निषेचन कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। युग्मनज का निर्माण किससे होगा? निषेचन के फलस्वरूप बनने वाले द्विगुणी संरचनाओं क्या कहते हैं? युग्मनज कहते हैं। फिर उसके बाद अगली जो प्रक्रिया आती है वो विदलन आती है, और ऐसा कई बार आपको मैं बता सकता हूँ कि ये प्रश्न आपको पूछा गया है। किस प्रकार से पूछा जाता है वो भी मैं बता देता हूँ। एक बार ये प्रश्न पूछा गया था जिसमें एक बार यहाँ पे युग्मक जनन दे रखा था। मतलब हम लोगों को जो इसका क्रम है वो यही याद रखना है। सबसे पहले क्या होगा? युग्मक जनन, यहाँ पे जो है वो, यहाँ पे नहीं, ये ध्यान रखना। सबसे पहले क्या होगा? वीर्य सेचन होगा, उसके बाद निषेचन होगा, फिर उसके बाद युग्मकों का जनन होगा। युग्मक जनन यानी युग्मक जनन सबसे पहले आएगा, सॉरी, क्योंकि युग्मकों की रचना होगी, निर्माण होगा। उसके बाद वीर्य का सेचन होगा, यानी जो युग्मक बने हैं उनको आपस में ट्रांसफर जो है वो किया जाएगा स्त्री में, ठीक है। उसके बाद में जो निषेचन होगा, और उसके बाद युग्मनज का निर्माण होगा, फिर क्लीवेज या विदलन की क्रिया होगी, फिर अंतारोपण या फिर इनप्लांटेशन होगा, यानी कि जो युग्मनज बना है, जो भ्रूण बनने वाला है, उसको जाके गर्भाशय में जो चिपकाने का कार्य है वो किया जाएगा। फिर उसके बाद गर्भावधि जो है, यानी कि जो 270 दिन की होती है सामान्यतः हर एक महिला में, तो वो जो अवधि है वो गर्भावधि अवधि होती है। फिर होता है प्रसव या पार्चुएशन, तो इसमें जो है मानव के बच्चे या शिशु का जो है वो जन्म होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब हम लोग जो है अच्छे से जो डीपली चीज़ें हैं उनको पढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मानव जननांग की आपको यहाँ पे सारणी दिख रही होगी। आपको यहाँ पे प्राथमिक जननांग दिख रहे हैं, यहाँ पे है द्वितीयक जननांग। प्राथमिक जननांग में क्या क्या आते हैं? प्राथमिक जननांग की हम लोग बात करें तो प्राथमिक जननांग में सबसे पहले आता है नर। तो नर में जो है प्राथमिक जननांग आता है वृषण या टेस्टिस। ये नर हार्मोन, यहाँ पे नर हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। इसका स्त्रावण कौन करता है? वृषण करता है। दूसरी बात, वृषण द्वारा शुक्राणु का निर्माण, यहाँ पे शुक्राशय, प्रोस्टेट और बल बल्बोयूरिथल, ये काउपर ग्रंथि होती है। ये प्राथमिक जननांग है नर के। और द्वितीयक जननांग की बात करूं तो यहाँ अधिवर्षण आता है, शुक्रवाहिनी आता है, वर्षण कोष आता है, शुक्रवाहक आता है, यूरिथ्रा आता है, और सीसन या पेनिस आता है, ठीक है। तो ये नर के हम लोगों ने प्राथमिक और द्वितीयक जननांग देखे। यहाँ मादा की बात करें तो मादा में जो प्राथमिक जननांग होता है ये अंडाशय होता है, ठीक है। और यहाँ अंडाणु का जो निर्माण है वो यहाँ पे होता है। उसके बाद प्रोजेस्टेरोन व एस्ट्रोजन का हार्मोन का जो है स्त्रावण भी यहाँ पे होता है। इसके बाद इसमें सहायक ग्रंथियों के बारे में आपको पता होना चाहिए, जिसमें अंडवाहिनी जो फेलोपियन ट्यूब है, इनके अभी कार्य देखेंगे हम लोग। गर्भाशय या यूटेरस है, और योनि यानी वजाइना, और बाह्य जनन इंद्रियां, ठीक है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। देखो, मानव में लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है? जनक जो है वो नर है, यहाँ पे, यहाँ मादा है। यहाँ जो जननांग है वो क्या है? प्राथमिक जननांग वर्षण है। यहाँ क्या होगा? अंडाशय है। यहाँ से क्या निकलेगा? अंडाणु निकलेगा। यहाँ से शुक्राणु निकल जाएगा। दोनों क्या है? अगुणित है, ठीक है। और दोनों का क्या हुआ? निषेचन हुआ। निषेचन के फलस्वरूप हमें जो है वो 2n आपके आप युग्मनज मिला, ठीक है। जो 2n है द्विगुणित है, ठीक है। जब युग्मकों का संलयन हुआ तो हमें युग्मनज प्राप्त हुआ। उसके बाद विदलन की क्रिया होती है। विदलन की क्रिया के बाद जो है भ्रूण बनता है, और भ्रूण से जो है वो क्या बनता है? शिशु बनता है। तो ये पूरी प्रोसेस होती है जनन की। अब हम लोग मनुष्य में जनन के अंग देखेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पुरुष या नर जनन अंग की, जिसमें आपको जो है ध्यान रखना है कि कौन कौन से यहाँ पे जननांग होते हैं। यहाँ पे एक सारणी भी आपको मिलेगी, हालांकि थोड़ा सा डीपली हम लोग यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। नर जननांग में जो प्राथमिक जननांग है वो मैंने बताया कि वर्षण होते हैं। ये लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर लंबे, और 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़े, और 1.5 सेंटीमीटर जो है वो मोटे होते हैं। हल्के एक जोड़ी होते हैं, हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। उदर गुहा के बाहर वर्षण कोष स्क्रोटम में पाए जाते हैं। ये वर्षण जो है वर्षण कोण में आंतरिक रूप से ये डार्टोस पेशियां हैं, उनसे ये जुड़े होते हैं। डार्टोस पेशिया जो है वो स्क्रोटम जो होता है ना, स्क्रोटम जो वर्षण कोष होता है, इसको क्या करती है? इसके ताप को जो है नियंत्रित रखने में सहायता करती है, जिसके द्वारा जो स्टोरेज होती है, जो शुक्राणु की स्टोर होता है, जो शुक्राणु होते हैं वो उस ही ताप में जो है वो यहाँ पे रह सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना
वर्षण कोश का तापमान जो है उदर गुहा के तापमान से 2 से 30 सेंटीमीटर क्या होता है, कम होता है, जो शुक्राणु उत्पादन में के लिए क्या होते हैं, अनुकूल होते हैं। उसके बाद बात करें, प्रत्येक वर्षण कई शुक्रजन नलिकाओं का बना होता है और इन नलिकाओं के मध्य अंतराली कोशिकाएं या लीडिंग कोशिकाएं होती है, जो नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का स्राव करती है। तो ऐसे समझो कि जो मानव का वर्षण है वो कितना 4 से 5 सेंटीमीटर तो लंबा, 2 से 3 सेंटीमीटर क्या होता है, चौड़ा होता है, और 1.5 सेंटीमीटर लगभग क्या है, मोटा होता है। एक जोड़ी आपके यहाँ पे वर्षण पाए जाएंगे, हल्के गुलाबी रंग के होंगे। उसके अलावा आपके यहाँ पे जो है इसके उदर गुहा के बाहर एक वर्षण कोश पाया जाएगा, और इसमें वर्षण कोश में क्या पाए जाएंगे, वर्षण पाए जाएंगे। और यहाँ पे जो है ये वर्षण जो है वर्षण कोश में आंतरिक रूप से डार्टोस्पेसियो से जुड़े होते हैं। अब ये डार्टोस्पेसिया जो है इन वर्षण कोश के ताप को नियंत्रित करने में क्या करेगी, सहायता करेगी। अब ये किस प्रकार से करेगी, ये जो है वर्षण कोश है इसके संकुचन और स्थिलन की क्रिया द्वारा जो है ये कार्य करेगी। फिर आपको पता होना चाहिए कि वर्षण कोश का जो तापमान है वो उदर गुहा जो नीचे का आपका हिस्सा है, उदर गुहा के तापमान से 2 से 30 सेल्सियस जो है वो कम होता है, जो शुक्राणु उत्पादन के लिए अनुकूलतम होता है। तो 2 से 30 सेल्सियस ही यहाँ पे अगर तापमान होगा तो शुक्राणु का जो उत्पादन है वो सही तरीके से यहाँ पे हो पाएगा। फिर आपको पता होना चाहिए कि जो वर्षण है इसमें कई प्रकार की शुक्रजन नलिकाएं जो है वो होती है, और ये शुक्रजन नलिकाएं जो है इनके मध्य अंतराली कोशिकाएं या लीडिंग सेल्स होती हैं, जो कि आपके टेस्टोस्टेरोन जो कि नर हार्मोन है उसका स्रावण करती है। अब हम लोग वर्षण की संरचना देखते हैं। तो ये 3 आवरण की होती है, जिसमें ट्यूनिका वेजिनेलिस, ट्यूनिका एल्बुजिनिस और ट्यूनिका वेसिकुलस। तो यहाँ पे आपको इस डायग्राम में ये चीज़ देखने को मिल रही है किस प्रकार से इसकी संरचना होती है। तो आपको सबसे पहले तो यहाँ पे डक्टस दिख रहा है, डक्टस, और यहाँ पे जो है ये इस प्रकार की एक केनाल, आपको एक टेल जो है वो यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। उसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे इफ्रेंट डक्टलेस जो है वो यहाँ पे मिलेगी, सेमनीफेरस ट्यूबुल्स यहाँ पे मिलेगी, ये देखो सेमनीफेरस ट्यूबुल्स, और सेप्टम। इस प्रकार के जो है यहाँ पे एक संरचना पाई जाएगी जिसे हम लोग सेप्टम कहते हैं, अभी देखेंगे। ट्यूनिका एल्बुजिना हम लोगों ने बात की, 3 आवरण होते हैं ना, ये दूसरा आवरण जो है ट्यूनिका एल्बुजिना, और एक होता है ट्यूनिका वेसिकुलोसा। तो ट्यूनिका वेसिकुलोसा सबसे बाहरी आवरण जो है वो इसका होता है, सबसे आंतरिक आवरण होता है ट्यूनिका वेजिनेलिस, और उसके बाद में दूसरा आवरण आता है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, और तीसरा आता है ट्यूनिका वेसिकुलोसा जो कि सबसे बाहरी आवरण है। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद आ जाता है अधिवर्षण। अधिवर्षण के भी 3 भाग होते हैं, शीर्ष भाग, मध्य भाग और पुच्छ भाग, जिसको हम लोग शीर्ष भाग को कहते हैं काउपट, मध्य भाग को कार्पस कहते हैं, और पुच्छ जो भाग होता है उसको कोड़ा कहते हैं। अब देखो ये काउपट का कार्य क्या है, काउपट जो है वो सबसे मोटा भाग होता है अधिवर्षण का, ठीक है। उसके अलावा हमको पता होना चाहिए कि वर्षण जो है वो इसके ऊपर ऊपरी भाग पर ढके रहते हैं। ये इसलिए मैंने बताया क्योंकि ये अधिवर्षण है, तो अधिवर्षण यानी कि वर्षण को ढके रहता है, ठीक है। कार्पस ये वर्षण के पश्च स्तर पर सतह पर जो है वो फैला होता है, और कोडा क्या काम करता है, ये सबसे पतला व निचला भाग होता है। अधिवर्षण में जो है शुक्राणु को तब तक संरक्षित रखा जा सकता है जब तक कि इसका रसकलन नहीं हो, तो ये संग्रहित रहता है, शुक्राणु अधिवर्षण को संरक्षित रखता है। उसके अलावा हमको पता होना चाहिए कि इसमें जो है संग्रहित शुक्राणु को पोषण प्रदान किया जाता है। तो अधिवर्षण क्या करता है, पोषण प्रदान करने का कार्य भी करता है किसको, शुक्राणु को। फिर अधिवर्षण का जो कार्य है वो वर्षण से शुक्राणु को शुक्रवाहक तक पहुंचाने का होता है, और इसकी आंतरिक सतह में पक्षमापी उपकला कोशिकाएं पाई जाती है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो कि शुक्राणु को गति प्रदान करती है। तो आपको ये प्रश्न डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि शुक्राणु को गति प्रदान कौन सी कोशिकाएं करती है, तो हमको ध्यान रखना है कि पक्षमापी उपकला जो कोशिकाएं हैं वो शुक्राणु को गति
प्रदान करती है। फिर हमको पता होना चाहिए शुक्रजनक नलिका है, ये भी एक प्रकार की सहायक आपके जो है वो नलिका है, आपके सहायक जनन अंग है, ऐसा बोल सकते हैं। शुक्रजनक नलिका जो है सेमनीफेरस ट्यूब बोलते हैं, इसकी संख्या 1 से 3 होती है। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि शुक्रजनक नलिका की, और पूछा भी गया है, तो शुक्रजनक नलिका की जो संख्या होती है यानी सेमनीफेरस ट्यूब की जो संख्या होती है वो 1 से 3 होती है। फिर इनके चारों ओर क्या होते हैं, संयोजी उत्तक से निर्मित एक परत पाई जाती है जिसे टूनिका प्रोपिया कहते हैं, ये भी ध्यान रखना। और इसके नीचे जर्मिनल एपिथीलियम यानी जननिक उपकला भी पाई जाती है। इन नलिकाओं में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, शुक्रजन कोशिकाएं जिसे स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, दूसरा सर्टोली कोशिकाएं। शुक्रजन कोशिकाएं क्या कार्य करती हैं, शुक्रजन कोशिकाएं जो है वो कोशिकाएं द्विगुणित होती है, सबसे पहले 2n होती है, ठीक है। और इन कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन एवं अर्धसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणु का निर्माण होता है, यानी जो शुक्रजन कोशिकाएं हैं वो ही शुक्राणु का निर्माण एक्चुअल में करती है। और जो सर्टोली कोशिकाएं होती है, और आपको ये पता होना चाहिए कि शुक्राणु के निर्माण की जो प्रक्रिया है वो शुक्र जनन या फिर स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है, इस शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया को। सर्टोली कोशिका क्या करती है, एक प्रकार से पौष या नर्स सेल होती है। नर्स का कार्य क्या होता है, पोषण प्रदान करना, ठीक है। बहुभुजीय लंबी और गुंबदाकार संरचना होती है। विकासशील शुक्राणु को पोषण प्रदान करना इंपॉर्टेंट लाइन है, कई बार पूछा गया है कि कौन सी कोशिकाएं आपके शुक्राणु को जो है पोषण प्रदान करती है, तो विकासशील अगर शुक्राणु को पोषण प्रदान करती है तो वो सर्टोली कोशिकाएं हैं। एड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन जो है एपीपी बोलते हैं इसको, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के स्रावन तथा शुक्राणु के निर्माण को नियंत्रित करता है, इसका जो है सिक्रेशन कौन करती है, सर्टोली कोशिकाएं। सर्टोली कोशिकाओं में इनहिबिन हार्मोन का स्रावन होता है, कौन से, इनहिबिन हार्मोन, जो कि क्या करता है, पुट्टिका वो प्रेरक हार्मोन जो एफएसएच है, पुट्टिका प्रेरक हार्मोन है ना, इसका जो है नियंत्रण कौन करता है, आपके इनहिबिन हार्मोन करता है, ठीक है। उसके बाद में वर्षण कोण या वर्षण कोष या स्क्रोटम। वर्षण कोष का एक थैलीनुमा रचना है जो वर्षणीय पट्ट द्वारा दो अर्धांशों में विभक्त होता है, ठीक है। वर्षण कोष में डार्टोस्पेसिया पाई जाती है, अभी भी बताया मैंने, जो कि वातावरणीय ताप के अनुसार वर्षण को शरीर के पास एवं शरीर को दूर ले जाकर ताप को क्या करती है, नियंत्रित करती है। फिर अगला अंग आता है जनन का, वो है शुक्रवाहिनी या वासा इफ्रेंसिया। प्रत्येक वर्षण में जो है वर्षण जालक से, जिसको रेटे टेरिटिस बोलते हैं, इनकी सूक्ष्म नलिकाएं निकलती है। 15 से 20 वासा एफ्रेसिया या इम्फ्रेसिया कहते हैं। ये जो नलिकाएं हैं ये शुक्राणु को वर्षण से अधिवर्षण में स्थानांतरित करने का कार्य करती है। फिर आ जाता है आपके शुक्रवाहक या वासा डिफरेंसिया। अब वासा डिफरेंसिया एक लंबी नलिका होती है जो कि 4 सेंटीमीटर कोडा अधिवर्षण के अनुकूल अकुंडलित होने से बनती है। वर्षण रज्जु से होते हुए उदर गुहा में प्रवेश करती है। नसबंदी के समय इसे शुक्रवाहक या एक टुकड़ा काटकर निकाल दिया जाता है तथा खुले में जो है वो खुले सिर को बांध दिया जाता है। इसे शुक्रवाहक विच्छेदन या फिर वेसेक्टोमी भी कहते हैं। एक मिनट मुझे दीजिएगा। तो आगे बात करते हैं दोस्तों। चलिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कुछ और भागों के बारे में। एक आती है रसकलन नलिका, ये छोटी सी 20 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है। ये सीधी एवं पेशीय नलिका है जिसमें शुक्राशय खुलता है, ठीक है। फिर आता है यूरिथ्रा। ये आप लोगों को सिर्फ ध्यान रखना कि ये जो है एक अंग होते हैं मानव नर के जो जनन अंग है उसका एक पार्ट होता है, ये ध्यान रखना है। यूरिथ्रा या फिर मूत्र जनन नलिका, ये भी 20 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है जो मूत्र व वीर्य यानी मूत्र और वीर्य का दोनों का जो स्त्रवण करती है वो कौन सी नलिका है, यूरिथ्रा है, ध्यान रखना, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। फिर बात करें सिसन की या पेनिस की, ये जो है मानव का जनन अंग की बेलनाकार रचना होती है जो कि मैथुन की क्रिया में सहायक होती है। फिर आता है सहायक ग्रंथि, और मानव नर में जो है लैंगिक जनन के लिए काम आने वाली ग्रंथि नर जनन सहायक ग्रंथि कहलाती है।
अब बात करते हैं सबसे पहले शुक्राशय की। इसको सेमिनल वेसिकल भी हम लोग बोलते हैं। ये पेशी युक्त लंबी नलिका होती है जिसमें शुक्राणुओं को सक्रिय रखने वाले द्रव का जो है स्त्रवण होता है, जो शुक्राणु को सक्रिय रखता है। प्रत्येक शुक्राशय रसकलन नलिका में खुलता है। शुक्राशय द्वारा वीर्य या सीमन जो है 60% भाग बनाता है, जिसमें फ्रक्टोस, सिट्रेस और प्रोस्टाग्लैंडिन, फाइब्रोनोजन और सेमिना जेलिन और कैल्शियम, ये सब भाग जो है ये मिलके किसका बनाते हैं, जो सीमन है उसका 60% भाग बनाते हैं। वीर्य में पाए जाने वाला फ्रक्टोज शुक्राणु को क्या करता है, पोषण या न्यूट्रिशन जो है वो प्रदान करता है, जबकि पोस्टाग्लैंडिन शुक्राणुओं को गति प्रदान करने में सहायक होता है। फिर आता है सेमिनोजेलिन व फाइब्रिनोजन, जो है वो वीर्य के स्कंदन को जो है वो रोकता है। फिर बात करें प्रोस्टेट ग्रंथि की, जो कि पुरस्थ ग्रंथि भी इसको बोलते हैं। त्रिभुज के आकार की ग्रंथि होती है, मूत्र नलिका पर स्थित होती है और इसके द्वारा जो है वीर्य का 30% भाग बनता है। तो 60% भाग है वो तो कौन बनाता है, वो तो हम लोगों ने देखा जो शुक्राशय है उनके द्वारा 60% भाग बनता है। जो प्रोस्टेट ग्रंथि होती है वो 30% भाग बनाती है। अब इस ग्रंथि में फास्फेट, प्रोटियोलाइटिक अम्ल, सिट्रेट, कैल्शियम आयन, ये सब जो है स्रावित होते हैं। फिर बात करें सीमन की, जो कि एक महत्वपूर्ण भाग होता है अपने जनन तंत्र का। वर्षण में शुक्राशय व अन्य ग्रंथियों से स्रावित द्रव के साथ शुक्राणुओं का जो है मिश्रण वीर्य कहलाता है। मैथुन क्रिया के दौरान वीर्य का बाहर आना वीर्य रसकलन कहलाता है। वीर्य एक क्या है, सांद्र हल्का श्वेत सारीय, जिसका जो है पीएच क्या होता है 7.2 से 7.4, जो कि हल्का क्षारीय बोल सकते हैं। इस प्रकार का जो है द्रव होता है वीर्य। ठीक है। फिर बात करें नर तंत्र का हार्मोन नियंत्रण। नर में हाइपोथैलेमस द्वारा जीएनआरएच, ये जो है जीएनआरएच हार्मोन है, इसका स्रावण होता है हाइपोथैलेमस के द्वारा। और पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली से आईसीएच या फिर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है एवं एफएसएच हार्मोन का स्रावण जो है, स्रावण को क्या करता है, प्रेरित करता है। यहाँ से ये दोनों हार्मोन वर्षण पर कार्य करते हैं। ठीक है। देखो, नर से हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन निकलेगा, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन जो है वो निकलेगा, और उसके बाद ये हार्मोन पीयूष ग्रंथि को प्रेरित करेगा, भाई आप है ना आईसीएस या फिर एलएच जो हार्मोन है, और उसके बाद इसके साथ जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ना, ये दोनों हार्मोन का स्रावण करिए। फिर ये यहाँ से दोनों हार्मोन मिलके जो है वो आपके टेस्टिस पर या वर्षण पर क्या करेंगे, कार्य करेंगे। और वर्षण की जो लीडिंग व अंतरालिक आईसीएस कोशिकाओं को टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के लिए स्रावण के लिए प्रेरित करता है। जो वर्षण है उसकी लीडिंग या अंतराली कोशिकाएं जो होती है, जिनको हम आईसीएसएच जो कोशिकाएं होती है, जिनको हम लोग बोलते हैं, वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के लिए स्रावण के लिए प्रेरित करेंगे। तो मुख्य रूप से हम लोग कहेंगे कि जो गोनेडोट्रोपिक हार्मोन है और उसके साथ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एफएसएच जो है यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये दोनों मिलके वर्षण की लीडिंग कोशिकाओं पर कार्य करेंगे। और ये वहां से इसको बोलेंगे भाई आप एक काम करो, जो आईसीएस कोशिकाएं हैं वो आप एक काम करो कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को जो है वो स्रावण इसका करो, जिससे क्या है द्वितीयक लैंगिक लक्षण जो है वो विकसित होते हैं। ठीक है। तो द्वितीयक लैंगिक लक्षण जो है वो किसके, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के स्रावण के बाद ही क्या होते हैं, विकसित होते हैं। जबकि एफएसएच जो है वो सर्टोली कोशिकाओं को इनहिबिन, जो कि पहले हम लोगों ने पढ़ा था, और एबीपी, इन हार्मोन के निर्माण के लिए प्रेरित करेगा। अब देखो थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करेंगे हम लोग डायग्राम से। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हाइपोथैलेमस है। अब हाइपोथैलेमस ने कहा भाई गोनेडोट्रोपिक हार्मोन जो है वो रिलीज हो जा। रिलीज होते ही इन्होंने जो है पीयूष ग्रंथि पे कार्य करना स्टार्ट हो गया, यानी पीयूष ग्रंथि पे कार्य करेगा। और पीयूष ग्रंथि दो हार्मोन निकालेगी, एफएसएच और आईसीएसएच या फिर एलएच इसको बोलेंगे। तो एफएसएच जो है ये सर्टोली कोशिकाओं पे कार्य करेगा, और इनहिबिन और एबीपी जो हार्मोन है वो यहाँ से बनेंगे। और क्या होगा, यहाँ पे ध्यान रखना, शुक्र जनन में यहाँ से हेल्प होगी। उसके बाद जो लीडिंग सेल्स है, लीडिंग सेल्स, उनको ये प्रेरित करेंगे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है। और लीडिंग कोशिकाओं को या फिर अंतराली कोशिकाओं को प्रेरित करके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकालेंगे, और यहाँ से द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का जो है वो विकास
होगा। उसके बाद बात करें मादा जनन तंत्र की, तो मादा जनन में तंत्र में जो है प्राथमिक जननांग जो है एक जोड़ी अंडाशय से होता है, तथा इसमें सहायक जननांग के रूप में एक जोड़ी अंडवाहिनी होती है, और एक गर्भाशय ग्रीवा या सर्विक्स जो है वो एक गर्भाशय ग्रीवा होती है, और एक क्या होती है, वेजाइना या फिर बाह्य जननेंद्रिया पाई जाती है। आपको डायग्राम में दिख भी रहा होगा, ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा जिसमें एक गर्भाशय दिख रहा है, एक अंडवाहिनी कोष दिख रहा है, और आपको यहाँ पे जो है सबसे नीचे योनि आपको दिखाई दे रही है, और कुछ यहाँ पे डायग्राम जो है वो भी आपको दिख रहा होगा। इस डायग्राम को थोड़ा समझाने की कोशिश हम लोग करते हैं। यहाँ जो है ये मादा जनन तंत्र के उदर भाग का निचला हिस्सा होता है, ठीक है। अब इसमें देखो यहाँ पे इस जगह, एक मिनट, हम्म, तो यहाँ पे जो है सबसे पहले यहाँ पे देखो ये अंडाशय आपको दिख रहा है, अंडाशय दिख रहा है, ठीक है, और ये पूरा का पूरा जो है गर्भाशय है, क्या है, गर्भाशय है, और यहीं पे किसका रोपण होता है, आपके भ्रूण का रोपण होता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अंडाशय की बात करूं तो ये स्त्री का जो है प्राथमिक लैंगिक अंग होता है, और कार्य क्या होता है, अंडाशय हार्मोन जो कि प्रोजेस्टेरोन है ना, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन हार्मोन है, इनका स्रावण करके अंडाणुओं का जो है उत्पन्न करना होता है। और अंडाशय जो है उदर गुहा के निचले भाग में दोनों दोनों ओर संख्या में कितने होते हैं, दो होते हैं, यानी एक जोड़ी होते हैं, ठीक है। अंडाशय की लंबाई अगर बात करूं तो 2 से 4 सेंटीमीटर होती है। अंडाशय जो है श्रोणि भित्ति और गर्भाशय से स्नायु की सहायता से जुड़ा होता है। फिर उसके बाद पता होना चाहिए कि अंडाशय की संरचना की सबसे बाहरी एक पतली उपकला होती है जिसे जनन उपकला बोलते हैं, ठीक है, जनन एपिथीलियम है ना, जर्मिनल एपिथीलियम बोलते हैं इसको। इसके नीचे कार्टेक्स व मध्यांश क्षेत्र पाया जाता है। अब इसके सहायक अंग कौन कौन से हैं, वो तो प्राथमिक अंग हो गया। उसके बाद अंडवाहिनी, अंडवाहिनी या इसको डिंब वाहिनी बोलते हैं, या फिर इसको फेलोपियन नलिका भी बोलते हैं। लंबाई इसकी 10 से 12 सेंटीमीटर की होती है, और अंडाशय की परिधि से चलकर गर्भाशय तक जाती है। अंडाशय के निकट जो है अंडवाहिनी का सिरा कीप के आकार का हो जाता है, जिसे कीपक या इफंडिबुलम कहते हैं, और इस कीपक के किनारों पर एक उंगली नुमा प्रवर्ध पाए जाते हैं, जैसा कि आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, जिसे झालर या फिमरी कहते हैं। थोड़ा सा डीप में लेके जा रहा हूँ, लेकिन टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनता है, तो एक बार रीडिंग मार लीजिएगा, जो चीजें याद रहेगी उसी से आपका काम हो जाएगा, क्योंकि कई बार ये प्रश्न पूछे भी गए हैं, ठीक है। अभी मैं बहुत सारे प्रश्न भी आपको बताऊंगा कि कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जब अंडाणु ग्राफियन पुट्टिका से बाहर निकलता है तो अंडाणु को अंडवाहिनी में पहुंचाने के लिए फिमरी इसे संग्रहित करने का कार्य करती है। तो अंडाणु को जो संग्रहित करने का कार्य है वो कौन करेगी, फिमरी करेगी। फिर आ जाता है गर्भाशय, जिसे एक मानव में जो है एक गर्भाशय होगा, और बच्चादानी या बुम भी इसे कहते हैं। इसकी जो संरचना है उल्टी नासपति के समान होती है। यह श्रोणि भित्ति से जुड़ा रहता है। गर्भाशय की भित्ति उत्तकों की 3 परतों वाली होती है। कौन कौन सी 3 आपकी भित्तियां इस पे गर्भाशय में होती है? पहला आता है पेरीमेट्रियम या फिर परिगर्भाशय। फिर आता है एक और गर्भाशय पेशी स्तर मायोमेट्रियम, और गर्भाशय अंत भित्ति और एंडोमेट्रियम। इन तीनों को जो है वो आप लोग इंपॉर्टेंट लगा लेना। कई बार जो है पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कोई गर्भाशय भित्ति नहीं है, या फिर इस प्रकार से पूछ लिया जाता है, डायरेक्ट ये से नहीं देगा, हिंदी में नहीं देखिए, पेरीमेट्रियम मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम पूछ लिया जाता है। तो तीनों ही क्या है, गर्भाशय भित्तियां हैं। गर्भाशय ग्रीवा या सर्विक्स क्या होती है? एक पतली एक पतली ग्रीवा होती है, इसके द्वारा योनि में खुलता है, ठीक है, जिसे गर्भाशय ग्रीवा कहते हैं। गर्भाशय क्या है, एक पतली ग्रीवा के द्वारा, एक नाल के द्वारा किसमें खुलता है, योनि में खुलता है, जिसे क्या कहते हैं, गर्भाशय ग्रीवा कहते हैं। गर्भाशय ग्रीवा की गुहा को ग्रीवा नाल या सर्वाइकल केनाल भी कहते हैं, और ग्रीवा नाल एक योनि के साथ मिलकर जन्म नाल या फिर बर्थ केनाल भी बनाता है। फिर आ जाता है एक और भाग जिसको हम लोग योनि बोलते हैं। यह मादा जनन अंग का अंतिम भाग होता है, जिसके बाद जो है बाह्य जननेंद्रिया पाई जाती है। यह नलिकाकार रचना होती है। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा सही से डायग्राम में देखने को मिल जाएगा। ये देखो, ये आपको सबसे पहले यहाँ से हम लोग प्रवेश करेंगे तो ये वजाइना, और ये इसका सर्विक्स भाग होता है, ठीक है। कौन सा भाग होता है, सर्विस। ये होता है इसका गर्भाशय, ठीक है। जैसे ही यहाँ से शुक्राणु प्रवेश करेगा और यहाँ पहुंचेगा,
और यहाँ पे अंडा जो है वो यहाँ पे ये आके इंतजार करेगा अंडा, और यहाँ पे आके जो है वो यहाँ पे निषेचन होगा। निषेचन होने के बाद जो है इसको कलेक्ट करके यहाँ पे गर्भाशय तक पहुँचाया जाता है। ठीक इसी प्रकार से सेम इसी प्रकार इस तरफ भी जो है फिमरी और जो पूरी संरचना है वो आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से जो है अंडा बाहर निकलता है, ये विकसित फॉलिकल इसको कहते हैं। ये एक ओवरी है जिसको हम लोग अंडाशय बोलते हैं। ठीक है, सहायक ग्रंथियां कौन कौन सी होती है, तो ध्यान रखना, एक होती है बार्थोलिन ग्रंथि। ये जो है योनि के दोनों ओर पाई जाती है और इसके द्वारा एक तरल सारीय द्रव्य का स्रवण होता है, जो कि योनि मार्ग की अम्लीयता को क्या करता है, नष्ट करता है। ध्यान रखना, स्तन ग्रंथियां। स्तन ग्रंथियां मादा में कार्यशील स्तन ग्रंथि का पाए जाना एक अभिलाक्षणिक गुण है। मानव मादा में स्तन ग्रंथि एक युग्म में पाई जाती है। स्तन ग्रंथि में वसीय संयोजी उत्तक व ग्रंथिल उत्तक पाया जाता है। मानव दुग्ध में वसा, लैक्टोज, शर्करा, लाइसोजाइम एंजाइम और केसीन प्रोटीन और कैल्शियम, विटामिन और कई महत्वपूर्ण पोषक पदार्थ पाए जाते हैं। माता के दुग्ध में प्रतिक्षारियां भी देखी जाती है। दुग्ध स्त्रावण के प्रारंभिक दिनों में के दौरान जो है शिशु की माँ द्वारा स्त्रावित पीले दुग्ध का पीयूष, इसको कैलेस्ट्रोम कहते हैं, जिसमें क्या होता है, IgA जो है एक प्रकार का हम लोग बोलेंगे कि प्रतिरक्षी प्रतिरक्षी जो है वो तत्व होता है इम्यूनोग्लोबिन। ठीक है, इसमें जो है इम्यूनोग्लोबिन ए पाया जाता है। ठीक है, प्रचुर मात्रा में ये पाया जाएगा। इसलिए तो हम कहते हैं कि माता का जो दूध है वो सर्वोत्तम आहार होता है एक शिशु के लिए। मादा जनन अंग का हार्मोनल नियंत्रण किस प्रकार से होता है, सबसे पहले हाइपोथैलेमस, और वही आपके गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का स्त्रावण करेगा जो कि पीयूष ग्रंथि पे कार्य करेगा। अब यहाँ से FSH और LH हार्मोन निकलेगा। LH हार्मोन के द्वारा तो अंडोत्सर्ग की क्रिया होगी, और FSH जो है वो पुट्टिकाओं का परिपक्वन, और उसके बाद इसमें से जो है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को क्या करेगा इसको ऐसा कहें कि इसको जो है इस पे कार्य करेगा। फिर मादा में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास जो है वो कौन करेगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन करेगा भाई। युग्मक जनन की बात करूं तो युग्मक जनन की जो है जनन कोशिका द्वारा नर व मादा युग्मकों के निर्माण की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, युग्मक जनन कहलाती है। और यह जो है दो प्रकार के होते हैं, शुक्रजनक जनन और अंड जनन। ठीक है, शुक्र जनन में क्या होता है, वर्षण में शुक्राणु की निर्माण क्रिया को क्या कहते हैं, शुक्र जनन कहते हैं। ठीक है, वर्षण में जो है अनेक शुक्र जनन नलिकाएं पाई जाती है। इस शुक्र जनन नलिकाओं में शुक्राणु जन कोशिकाएं जिसको स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं और सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है। नर जनन कोशिकाओं या शुक्राणु जन कोशिकाओं से शुक्राणुओं का निर्माण होता है, जबकि सर्टोली कोशिकाएं शुक्राणु को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। ये बात हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम लोग शुक्राणु की संरचना भी देख लेते हैं, कैसी संरचना होती है शुक्राणु की। शुक्राणु की संरचना के 3 भाग होते हैं। सबसे पहले सिर होता है, मध्य भाग होता है और फूच होता है। सिर जो है इसके 2 भाग होते हैं, एक्रोसोम और केंद्रक। ठीक है, एक्रोसोम जो है वो टोपी के समान दोहरी संरचना युक्त संरचना होती है, जिसमें क्या पाया जाता है, जल अपघटनी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं। इसको हाइलुरोनिडेज और एक्रोसिन व एक्रोसिमिन इत्यादि एंजाइम भी इसमें पाए जाएंगे, जो कि सामूहिक रूप से स्पर्मेलाइसिन कहते हैं इनको। ठीक है, ये किसको ये क्या काम करेंगे ये एंजाइम, ये अंडे को भेदने की क्षमता का कार्य इसमें जो है अंडे को भेदने की क्षमता होती है और अंडे को भेदेंगे ये जाके। जैसे ही निषेचन होगा तो उसके बाहरी जो झिल्ली है उसको भेदने का कार्य कौन करेगा, आपके शुक्राणु की जो एक्रोसोम है वो करेगा। फिर आता है केंद्रक। शुक्राणु का केंद्रक जो है अंडाकार होता है, चपटा होता है, तक्कू नुमा होता है। इसमें गुणसूत्र पाए जाते हैं। शुक्र कायांतरण के दौरान केंद्रक में से जल, प्रोटीन व RNA निष्कासित होते हैं, जिसमें शुक्राणु हल्का हो जाता है। मध्य भाग, इसमें जो है अग्रभाग संकरा होता है और शुक्राणु की ग्रीवा कहते हैं इन्हें, जिसमें 2 सेंट्रियोल पाए जाते हैं, एक होता है समीपस्थ और दूरस्थ, है ना, 2 तारका पाए जाते हैं, एक होता है समीपस्थ सेंट्रियोल और दूसरा होता है दूरस्थ सेंट्रियोल। लास्ट आता है पूछ, और ये जो है शुक्राणु का सबसे लंबा भाग होता है, जिसमें कि पूछ 2 भागों में विभाजित होती है, मुख्य भाग और अंतिम भाग। ठीक है, ये आपको डायग्राम देखने को मिलेगा, जिसमें सबसे पहले ये ऊपरी भाग जो है वो एक्रोसोम होता है। एक्रोसोम के बाद में आपको यहाँ पे केंद्रक युक्त गुणसूत्री पदार्थ देखने को मिलेगा। ये शीर्ष भाग है इसका, ये मध्य भाग है जिसमें आपको
सूत्र कणिकाएं या माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगी, जो कि इसके तैरने को जो है वो ऊर्जा प्रदान करते हैं। कुछ शब्दावलियां पढ़ने की कोशिश करते हैं जो कि हर बार परीक्षा में पूछी जाती है। सबसे पहले स्पर्मिएशन, ये सर्टोली कोशिकाओं से परिपक्व शुक्राणु को मुक्त होना क्या कहलाता है? स्पर्मिएशन कहलाता है। सेमिनेशन, वर्षण से शुक्राणु के मुक्त होने की जो क्रिया है वो सेमिनेशन कहलाती है। रसकलन, नर के शरीर से शुक्राणु का मुक्त होना रसकलन कहलाता है। और इंसेमिनेशन में जो है मादा के शरीर में शुक्राणु को मुक्त करना क्या कहलाता है? वीर्य सेचन या इंसेमिनेशन कहलाता है। फिर आ जाता है अंडजनन। अंडजनन में जो है अंडाशय की जनन उपकला कोशिकाओं से अंडाणु निर्माण एवं परिपक्वन क्रिया का अंडजनन कहते हैं। भाई अंडाशय की जनन उपकला कोशिकाएं जो होती है, जिसको प्राथमिक कोशिकाएं कहते हैं हम लोग, इन प्राथमिक कोशिकाओं से किसका? अंडाणु का निर्माण की प्रक्रिया क्या होती है? अंडजनन कोशिकाएं कहलाती है। अब इसकी तीन प्रावस्थाएं होती है। सबसे पहले आती है गुणन प्रावस्था, और ऐसा ही शुक्राणु में भी होता है, तो इसके लिए मैंने वहां पे नहीं लिखा और यहाँ पे लिख दिया। तो सबसे पहले क्या होगा? गुणन प्रावस्था, इसमें समसूत्री विभाजन होगा और अंडजनन की क्रिया जो है वो ओगोनियम बनेगा यहाँ पे। फिर वृद्धि प्रावस्था आ जाती है, जिसमें आकार में वृद्धि होके प्राथमिक अंड कोशिका का निर्माण होगा। फिर आ जाता है परिपक्वन अवस्था, जिसमें अर्धसूत्री विभाजन जो है वो होगा और दो अगुणित कोशिकाएं बनेगी। ठीक है। और एक यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है डायग्राम, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है सबसे पहले ये 2x है, ये प्राथमिक जननी कोशिकाएं हैं। यहाँ से हमको जो है समसूत्री विभाजन के दौरान यहाँ पे 4 कोशिकाएं यहाँ पे मिला और अंडाणु जनन की क्रिया स्टार्ट हुई। फिर यहाँ से जो है प्रथम लेपिका काय प्राथमिक अंड कोशिकाएं जो है वो यहाँ पे मिली। ठीक है। उसके बाद यहाँ परिपक्वता अवस्था आ जाता है, जो द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन होता है और इसके दौरान यहाँ पे जो है निषेचन होता है। ये देखो, यहाँ पे अंडाणु का निर्माण होगा, द्वितीयक अंड कोशिकाएं यहाँ पे बन रही है और यहाँ से एक अंडे का जो है निर्माण होता है। अब शुक्र जनन और अंड जनन में जो है अंतर क्या होता है? सबसे पहले ध्यान रखना, यह जो क्रिया है ये नर के वर्षण में होती है और इस क्रिया में शुक्राणु का निर्माण होता है। इसमें परिपक्व निर्माण शुक्रजन कोशिकाओं के द्वारा होता है। यहाँ पे जो क्रिया है वो अंडाशय में होगी, अंडाणु का यहाँ पे निर्माण होगा और अंडजनक कोशिकाओं में जो है अंडाणु का निर्माण होता है। वृद्धि अवस्था छोटी होती है, जबकि इसमें वृद्धि अवस्था क्या होती है? लंबी होती है, कई बार पूछ लिया जाता है। इस क्रिया में जो है एक शुक्रजनक कोशिकाओं में 4 शुक्राणु बनते हैं, जबकि एक अंड जो है कोशिका से एक ही अंडाणु बनता है। यानी अगर एक बार शुक्रजनक कोशिकाएं हुई तो यहाँ 4 शुक्राणु बनेंगे, इसलिए शुक्राणु की संख्या कहीं ज्यादा होती है। और एक अंडा जो है, एक बार अगर जो है अंड जनन होगा तो एक ही अंडाणु जो है वो बनेगा। उसके बाद शुक्राणु जनन की क्रिया जो है वर्षण में जीवन भर होती रहती है, जीवन भर, लेकिन अंड जनन की क्रिया जो है एक निश्चित समय अंतराल तक होती है। इसमें जो है गुणन प्रावस्था पूर्व भ्रूणीय प्रावस्था होती है और इसमें गुणन प्रावस्था जनन प्रावस्था में देखी जा सकती है। इसमें शुक्राणु जो है छोटे होते हैं, गतिशील होते हैं, जबकि इसमें जो है अंडाणु बड़े और अगतिशील या फिर हम लोग कहें नॉन मोटाइल जो है वो इसमें होते हैं। उसके बाद बात करें मानव में निषेचन एवं भ्रूण विकास। मानव युग्मक, नर युग्मक शुक्राणु वर्षण में शुक्राणु जनन तथा मादा युग्मक अंडाशय में अंड जनन के द्वारा बनते हैं। ठीक है, ये तो हम लोगों ने पढ़ाई। और शुक्राणु और अंड के केंद्रक अंडे के भीतर संलयित होकर किसका निर्माण करते हैं? जाइगोट का, या फिर हम लोग युग्मनज की बात करें तो युग्मनज का निर्माण करते हैं। ये संलयन क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। और ये किसमें होता है? अंडवाहिनी में। इंपॉर्टेंट लाइन है कि निषेचन किस जगह होता है, तो अंडवाहिनी में या फीलोपियन ट्यूब में होता है। ये देखो, ये आपके एक शुक्राणु है, ये आपके एक मानव अंडाणु है, दोनों मिलेंगे, एक शुक्राणु इसको विभेदित करेगा, है ना। उसके बाद एक जाइगोट का निर्माण होगा, कुछ यहाँ पे क्रियाएं होगी, जैसे मोरूला अवस्था आएगी, है ना। जब विदलन होगा, क्लीवेज होगा, तो मोरूला अवस्था आएगी। उसके बाद ब्लास्टुला आएगी, फिर गेस्टुला अवस्था, गेस्टुलेशन होगा और गेस्टुला अवस्था आएगी। फिर उसके बाद में आपके भ्रूण का जो है वो निर्माण होगा और फिर वो भ्रूण का जो इम्प्लांटेशन जो है वो गर्भाशय में होगा। और उसके बाद में एक भ्रूण जो है 270 दिन में किससे? प्रसव पीड़ा के द्वारा जो है वो बाहर आ जाएगा। तो ये तो पूरी प्रक्रिया है। उसके बाद बात करें भ्रूणीय परिवर्तन की, तो 4 भागों में इसको बांटते हैं। विदलन, तुतक जो उसको हम लोग मोरूला अवस्था बोलते हैं, कोरक पुट्टी जिसको हम लोग ब्लास्टुला बोलते हैं। इसको मैंने बहुत डिटेल से डेवलपमेंटल बायोलॉजी में समझाया है, लेकिन वो आपके काम की चीज़ नहीं है अगर आप लोग रीट की तैयारी कर रहे हो। ठीक है। अंतरोपण गेस्टुला
और अपरा। ठीक है, ये इसके भाग होते हैं। अपरा की बात करें, अपरा के बारे में थोड़ा समझा दूं कि जरायु भ्रूण और गर्भाशय के साथ एक संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई का निर्माण होता है, जिसे क्या कहते हैं, अपरा या प्लेसेंटा करते हैं। इसका कार्य क्या होता है, भ्रूण को ऑक्सीजन तथा पोषण की आपूर्ति कराना। और अपरा जो है कार्बन डाइऑक्साइड एवं भ्रूण द्वारा उत्पन्न उत्सर्जी अवशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने का कार्य करती है। फिर अपरा से कौन कौन से जो हार्मोन है वो स्रावित होते हैं, तो सबसे ध्यान रखना, यहाँ से जो है मानव जरायज या गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, जिसको एससीजी बोलते हैं, वो स्रावित होता है। मानव अपरा लैक्टोजन, ये हार्मोन यहाँ से स्रावित होता है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये हार्मोन यहाँ से स्रावित होते हैं। अब यहाँ पे कुछ प्रश्न हैं जिसको हम लोग कर लेते हैं। ऐसे मादा हार्मोन का नाम लिखिए जो स्त्रियों में केवल सहगर्भता की स्थिति में उत्पन्न होते हैं। एससीजी, जिसको हम लोग ह्यूमन कैरोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, और एचपीएल, जिसको ह्यूमन प्लेसेंटा ऑफ लैक्टोजन, ये हार्मोन जो है केवल और केवल मादा हार्मोन के नाम हैं जो स्त्रियों में केवल सहगर्भता की स्थिति में उत्पन्न होंगे। सहगर्भता को बनाए रखने के लिए आवश्यक हार्मोन कौन कौन से हैं, तो प्रोजेस्टेरोन, कार्टिसोल, प्रोलैक्टिन और थायरोक्सिन और एस्ट्रोजन। उसके बाद में मादा के अंडाशय से अंडोत्सर्ग के लिए ग्राफी पुटक फटने के लिए कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, तो एलएच हार्मोन, जो कि मादा के अंडाशय से अंडोत्सर्ग के लिए ग्राफी पुटक फटने के लिए जिम्मेदार है। भ्रूण की कौन सी अवस्था है जिसमें मादा के गर्भाशय में जो है वो अंतर्भवित होता है, तो ब्लास्टुला अवस्था जब आती है ना, ब्लास्टुला जब बनता है तो उसके दौरान जो है भ्रूण जो है वो रोपित होने के लिए तैयार हो जाता है। स्त्री की योनि, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न पूछा गया है। स्त्री की योनि द्वार को आंशिक रूप से ढकने वाली पतली झिल्ली का नाम बताइए, तो ये हाइमेन या योनिछद होती है। स्त्री की एक स्तन में ग्रंथिल ऊतक कितनी स्तनपालियों में विभाजित रहता है, तो 15 से 20 स्तनपालियों में। गर्भावस्था के दौरान ऋतुस्राव जो है चक्र की अनुपस्थिति रहती है, तो गर्भावस्था के दौरान कार्पस ल्यूटियम बनती है। ठीक है, जिससे जो है स्रावित प्रोजेस्टेरोन हार्मोन पुट्टिका परिपक्वन व अंडोत्सर्ग को अवरुद्ध करता है। अतः गर्भाशय अवस्था के दौरान ऋतुस्राव अनुपस्थित रहता है। भाई यहाँ पे कार्पस ल्यूटियम नामक की जो है वो संरचना बन जाएगी, जो कि किसको स्रावित करेगी, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को परिपक्वन व अंडोत्सर्ग को अवरुद्ध कर देता है। ठीक है ना। किसी महिला की अंडवाहिनी अवरुद्ध हो तो कौन सा कार्य प्रभावित होगा, तो अंडवाहिनी में क्या होता है, निषेचन होता है, तो निषेचन नहीं होगा उसमें। यदि पीत पिंड निष्क्रिय हो जाए तो भ्रूण का परिवर्तन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो प्रोजेस्टेरोन का स्त्राव नहीं होगा इस स्थिति में, जिससे परिवर्तनशील भ्रूण का जो है अंतरोपण और सहगर्भता की स्थिति नहीं बनेगी। ठीक है। उसके बाद ये कुछ आपको मैंने चीजें बताई है जो कि आप लोग पीडीएफ के में जाके पढ़ सकते हो। ये ज़्यादा ही कुछ थ्योरी है जो कि आप लोग देख सकते हो। मैंने पूरी थ्योरी यहाँ पे लिख रखी है। इस थ्योरी को आराम से आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके देख सकते हो। ठीक है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। लगभग 47 मिनट में मैंने पूरी की पूरी जनन अंग जो है वो जनन तंत्र जो है वो लगभग मैंने पढ़ा दिया है, जहाँ से इंपॉर्टेंट प्रश्न पढ़ते हैं। ऐसे तो अगर मैं पढ़ाना चाहूँ तो मैं पूरा का पूरा डेवलपमेंटल बायोलॉजी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन वो आपके काम की चीज़ नहीं है। आपकी काम की चीज़ जितनी थी मैंने यहाँ पे बता दी। जिन हार्मोन के बारे में मैंने बताया कि कहाँ से कौन सा हार्मोन निकलता है, मुख्यतः जो मैंने गोनेडोट्रोपिक हार्मोन जो कि पीयूष ग्रंथि पे कार्य करता है, और वो एलएच और एफएसएच हार्मोन, इन दोनों हार्मोन के बारे में ध्यान रखना। एक हार्मोन के बारे में आपको ध्यान रखना है जो कि ऑक्सीटोसिन है, जो कि मैंने यहाँ पे प्रसव पीड़ा का नहीं लिया था क्योंकि मैंने पीपीटी बनाई तब पीपीटी में भूल गया था। तो यहाँ पे आप लोग अलग से लिख सकते हो प्रसव पीड़ा के बारे में। तो प्रसव पीड़ा के अंदर जो हार्मोन काम करता है वो है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन ये भी आपके कहाँ से निकलता है, आपके पीयूष ग्रंथि से निकलता है। ठीक है। तो ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है प्रसव पीड़ा को बढ़ाता है, और प्रसव पीड़ा बढ़ने के कारण जो आपकी सर्विक्स भाग होता है योनि का, ये फैल जाता है, और फैलने के दौरान एक बच्चे का जो है वो जन्म हो जाता है। और आजकल क्या हो रहा है कि देखो, बताना नहीं चाहिए लेकिन हॉस्पिटल्स में आजकल अक्सर सिजेरियन जो डिलीवरीज हो रही है, जिसमें ऑक्सीटोसिन को जो संश्लेषित ऑक्सीटोसिन है उसको काम में लिया जा रहा है बहुत ज़्यादा, और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा घातक है। एक स्त्री की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए अगर आप जो है एक अगर सिजेरियन डिलीवरी करवाते हो तो उसमें आपको तो फ़ायदा हो रहा है, लेकिन एक स्त्री की जो ज़िंदगी है वो इसमें ख़राब हो जाती है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग भी
इस स्थिति में कभी ना कभी गुजरो तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नई कक्षा में जिसमें हम लोग पाचन तंत्र पढ़ेंगे। बड़े ही सुखद अनुभव अब आपके साथ मुझे मेरा होने लगा है कि धीरे धीरे मैं चीज़ें सीख रहा हूँ और आपको पढ़ाने की जो क्रियाएं हैं वो मैं सीख रहा हूँ। आप लोग मेरा सपोर्ट यूं ही बनाते रहिए। धन्यवाद। शुभ दिन। राम राम सा।